हेलो, सभी का वेलकम पॉलिटी के इस लेक्चर में। इसमें हम क्या करेंगे ना कि बेसिक्स कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। और क्या होता है ना कि पॉलिटी एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है कि मतलब ऐसा समझ नहीं आता है उसको पढ़े कहाँ से स्टार्ट करें। लगता है बहुत ही आसान है। जब मैं भी अपने फर्स्ट ईयर जब मैं कॉलेज में था और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने लक्ष्मीकांत बुक उठाई थी लक्ष्मीकांत बुक उठाई थी और मैंने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। वो इतनी मोटी सी किताब, उसको मैंने फर्स्ट शायद मैंने गवर्नर का चैप्टर स्टार्ट किया, पता नहीं कहाँ से, सॉरी गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर। ठीक है, मैंने उस पूरे चैप्टर को कलर कर दिया हाईलाइटर से। मुझे समझ नहीं आया। तो 1 साल बीता, 2 साल बीता, धीरे धीरे मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ। कॉलेज के बाद मैं यूपीएससी की फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर मैंने जब खुद से लक्ष्मीकांत को पढ़ा है 2 बार 3 बार, मैंने यूट्यूब से पहले सजेशन लिया, यूट्यूब से सीखा धीरे धीरे कैसे पढ़ा जाता है बुक्स को। फिर मुझे समझ आया कि पढ़ना कैसे, तो वो उतना टाइम लगता है। बट अभी ना बीपीएससी का जो पेपर है, आपको भी पता है कि पहले 30 अगस्त को था, अभी न्यू शेड्यूल बना 10 अगस्त सितंबर को हुआ और ऑलमोस्ट उम्मीद है 10 सितंबर को पेपर हो जाएगा। 30 को पोस्टपोन इसलिए किया गया 30 वाला पेपर, क्योंकि उस टाइम यूपीएससी का मेंस चलेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैसे पॉलिटी को स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत ही बड़ा, क्योंकि पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन को कैसे करें बहुत ही इससे सारा क्वेश्चन है। इसे चलो बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। इससे पहले ना क्या करते हैं, कोई जैसे हम इंडियन जैसे ये पढ़ते हैं पॉलिटी, तो कैसे पढ़ें ये मैं थोड़ा सा रिविजन कर रहा था अपना, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा था, तो मैंने ये सारा लिख रखा था। ठीक है, वो सब छोड़ो, स्टार्ट करते हैं कैसे पढ़ें हमारा। तो देखो, सबसे पहले पॉलिटी एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको पहले समझना होगा कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स 2 चीज़ें। पॉलिटी एक अलग चीज़ है, दूसरा है हमारा पॉलिटिक्स। तो एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। स्टेट एग्ज़ाम के लिए, स्टेट जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम जो हम जिसका मोस्टली प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि क्या इम्पोर्टेंट है कि कौन से कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी। जैसे कि मान लो कि फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है, कौन है अभी? ताई सीतारमण। अगर मान लो होम मिनिस्टर की बात हो रही है, कौन है अभी? अमित शाह। कोई मान लो स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात हो रही है, कौन है अभी? ठीक, तो ये सारा, रेल मिनिस्टर की बात कर लो, कौन है अभी? ठीक, ये सारा बात है। तो ये पॉलिटिक्स आ गया है, ये भी पॉलिटी ही, बट इसमें क्या है, थोड़ा सा लीडर्स के नाम हमको याद रखना है। पर पॉलिटी में क्या है कि अलग चीज़ है, हमें एक हायरार्की समझना होगा कि जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया को हेड कौन करता है? इंडिया का हेड कौन करता है? सबसे बड़ी बात है, इंडिया का हेड कौन करता है? जब ऊपर से देखोगे ना, तो सबसे ऊपर में आपको एक देखेंगे प्रेसिडेंट, उसके बाद एक आपको देखेंगे पीएम। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि इंडिया के 2 हेड, प्रेसिडेंट, पीएम। अब इन दोनों में सुपीरियर कौन है ना? सुपीरियर कौन है, किनके पास ज़्यादा पावर है? तो ज़्यादा पावर की बात करेंगे तो पीएम के पास रियल पावर है, इनके पास रियल पावर है। गॉट इट? पर प्रेसिडेंट के पास जो है पीएम से भी ज़्यादा पावर है, पीएम से भी पावर ज़्यादा प्रेसिडेंट के पास है। बट ये ना नाम के इनके पास पावर है। ये वर्ड थोड़ा सा गलत है, बट आपको पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा इसको इसी तरीके में याद रखो कि नाम का इनके पास पावर है, ये ना बस साइन करने वाले हैं। प्रेसिडेंट अपने साइन करने वाले, पर रियल पावर, लोगों से मिलना, लोगों का काम करना, ये पीएम का काम है। आपको अगर अपने शहर में रोड बनवाना है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट नहीं बना सकते हैं, भले वो अप्रूव पीएम को बोलेंगे तभी बनेगा। पीएम को बोलेंगे वहाँ पे रोड बनवाओ, तो भी अगर पीएम की मर्जी है तो बनवाएंगे। बट अगर पीएम चाहेंगे यहाँ पे रोड बनवाना है, तो पीएम आएंगे, अनाउंस करेंगे, आपका रोड बन जाएगा, है ना, पैसा अप्रूव। पर प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट, हाँ, अगर पीएम ने रोड बनवाने का ऑर्डर दिया तो पैसा जो निकलेगा ना, वो उस पर प्रेसिडेंट का साइन होगा, प्रेसिडेंट के थ्रू ही आएगा, है ना, थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आएगा। बट इसमें क्या है कि कौन दे रहे हैं पावर? पीएम। इनके पास पावर है अप्रूवल देने का, है ना, रियल पावर पीएम के पास है। तो ये ऑर्डर याद रखो, पीएम एंड प्रेसिडेंट, इस तरीके से। अब सबसे पहली बात आती है, इंडिया जो है हमारा, अपने 1 2 3 सुना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं आपको कैसे समझाऊँ? हाँ, ठीक है, देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, 3 कंट्री आपका नाम लेता हूँ यहाँ पे। एक आपको यूएसए, ठीक है, दूसरा आपका
यूके, ठीक है। तीसरा आपका अपना प्यारा भारत, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ना एग्जाम्पल से समझो कि अब हम इसको 3 एग्जाम्पल लिए हैं, है ना, 3 एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखो यूएसए में कहाँ गया, यूएसए में क्या है ना, आपने सुना होगा, एक है टेक्सास, वहाँ का एक स्टेट है कोलंबिया, है ना, और इन सबको मिला के एक हमारा यूएसए बना, ओके। अब आते हैं यूके पे, है ना। यूके जो इसको, सॉरी यार यूके बोल रहा, यूरोपियन यूनियन, ईयू, है ना, ईयू आ गया। अब इसके क्या है ना, एक तो ईयू हो गया, उसके अंदर क्या है, फ्रांस, बेल्जियम, इसको सब फ्रांस, बेल्जियम और भी बहुत सारा देश ऐसे ऐसे मिलके एक यूरोपियन यूनियन बनाया, ठीक है। अब देखो इंडिया की बात आते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, अब ये सारा स्टेट है, पर तीनों का ना अलग अलग डेफिनेशन है। अगर हम बोलें यूएसए चाहे तो कोलंबिया को तोड़ सकता है, कोलंबिया, टेक्सास, कोलंबिया, तुम निकलो बाहर मेरे यहाँ से, नहीं, ये नहीं कर सकता है ना। और कोलंबिया चाहे यूएसए से बाहर जाना, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, यूएसए बोलेगा नहीं जा सकते हो, ये है ही नहीं, इनके पास पावर ही नहीं है, ना यूएसए कोलंबिया से अलग कर सकता है, ना कोलंबिया यूएसए को अलग कर सकता है, मतलब यूएसए से अलग हो सकता है। तो ये दोनों का दोनों, ये ना ही यूएसए टूट सकता है, ना टेक्सास कोलंबिया टूट सकता है ना। तो ये दोनों इनडिस्ट्रक्टिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, ठीक है, दोनों टूटने वाले नहीं है। अब यूरोपियन यूनियन पहले लाई करता था, अब नहीं रहा, अब सारे कंट्री, बहुत सारे कंट्री अलग हो गए इससे, फ्रांस अलग हो गया, बेल्जियम अलग हो गया। तो इसमें क्या है, यूरोपियन यूनियन स्टेट चाहे तो टूट सकता है ना, सॉरी, ये यूरोपियन यूनियन चाहे तो फ्रांस 2 भाग में नहीं बढ़ सकता है ना, फ्रांस 2 भाग में नहीं बढ़ सकता है, फ्रांस को यूरोपियन यूनियन नहीं तोड़ सकता है, बेल्जियम को यूरोपियन नहीं तोड़ सकता है। तो इसमें क्या है कि ये नहीं टूटेगा, पर यूरोपियन यूनियन टूट सकता है, इससे कोई कंट्री चाहे बाहर तो जा सकता है। मान लो इसमें 10 का देश था ना, 10 देश बन के यूरोपियन यूनियन बना, एक बाहर निकल गया, अब इसे 9 बच गया, बट यूरोपियन यूनियन तो टूट गया ना, बट ये तो 9 का 9 रह गया है ना, ये 9 से 11, 10 से 11 नहीं हो सकता है, समझे। अब हम तो इंडिया पे देखते हैं, बिहार है, यूपी है, झारखंड है। क्या झारखंड चाहेगा भारत से बाहर जाना तो जा सकता है, जा सकता है, बताओ, नहीं जा सकता है, समझे। क्या यूपी, बिहार इंडिया से बाहर जाने से जा सकता है, नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि इंडिया इन सबको पकड़ के रखे हुए। बट अगर यूनियन चाहेगा, बिहार को 2 भाग में बांट देंगे हम, बिहार को 3 भाग में बांटा ना, पहले बिहार था, बिहार से निकाला एक झारखंड को, 2 स्टेट बना दिया। पहले एक यूपी था, यूपी से निकाला 2 स्टेट को, एक तो यूपी रह गया, एक उत्तराखंड, JNK था, उसे निकाल दिया एक लद्दाख को, है ना। तो इसमें क्या है, स्टेट टूट सकता है पर यूनियन नहीं टूट सकता है। इसमें उल्टा था, यूरोपियन यूनियन में क्या था, स्टेट नहीं टूट सकता है पर यूरोपियन यूनियन टूट सकता है, समझे। हम चाहें तो किसी भी देश को अपने अंदर ले सकते हैं। तो ये 3 तरीके का, अब तीनों क्या है, तो ये जो यूएसए वाला जो है ना, जो हमने देखा, ये है आपका ट्रू फेडरेशन, ट्रू फेडरेशन। ये दूसरा हमने यूरोपियन यूनियन का पढ़ा, ये है आपका यूनियन, सॉरी इसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। जो इंडिया वाला है ये है आपका यूनियन। इसलिए हम लोग आर्टिकल 1 पे जब आप पढ़ोगे ना, आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट का यूनियन है ये, समझे, स्टेट का यूनियन है ये। आर्टिकल 1 में यही लिखा हुआ है। आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ, मैटर नहीं करता। 2 और 3 में लिखा हुआ है ना कि हम किसी भी स्टेट को अपने अंदर ले सकते हैं, किसी भी स्टेट को, एक स्टेट को तोड़ के 2 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है, 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट बना सकते हैं, ये लिखा हुआ है।
कोई बाहर से स्टेट है उसको हम अपने अंदर ले सकते हैं। उसके बाद ये 2-3 में लिखा हुआ है। 4 में क्या लिखा हुआ है ना कि जो 2 और 3 के अंदर आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी हो रहा है ये एक किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा। ये बोला अगर हम 2 और 3 में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, किसी स्टेट को अपने अंदर लेके आ रहे हैं, किसी स्टेट को तोड़ रहे हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा। अभी क्या होता है इसमें अलग क्या है, जब आप पॉलिटी को डीप पढ़ोगे बाद में तो पता चलेगा कि नॉर्मल अमेंडमेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट में डिफरेंस होता है। उसको कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे पास किया जाए, पार्लियामेंट में कैसे पास किया जाए, उसके रूल्स अलग अलग होते हैं। तो जो इसने कर दिया ना, इससे क्या है ना कि आपको स्टेट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। बिना स्टेट के अप्रूवल के आप किसी भी स्टेट को 2 भाग में तोड़ सकते हो। ये बात हुई, ठीक है, इसलिए ये लिखा गया। आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ, 6 में क्या लिखा हुआ, 7 में क्या लिखा हुआ, 8 में क्या लिखा हुआ, 9 में क्या लिखा हुआ, 10 में क्या लिखा हुआ, 11 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है ना, इसको ऐसे तोड़ दो, ठीक है। 5, 6, 7, 8 क्या लिखा हुआ है, 26 जनवरी 1950 तक लोगों को सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, ये लिखा हुआ 5, 6, 7, 8 में 26 जनवरी 1950 तक लोगों को सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, ये इसमें लिखा हुआ है। आर्टिकल 9 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि आपको किसी भी तरीके में, किसी भी हालत में 2 देश का सिटीजनशिप नहीं मिल सकता है। अगर आप किसी भी देश के सिटीजन हैं तो आप भारत का सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। अगर आप भारत के सिटीजन बनना चाहते हैं तो पहले आप उस देश के सिटीजनशिप को त्यागिए और फिर भारत का सिटीजनशिप लीजिए। दूसरी बात, अगर आपके पास भारत का सिटीजनशिप है और किसी और देश में जाकर आप सिटीजनशिप लेते हो तो जैसे ही आपने वहाँ का सिटीजनशिप लिया आपको भारत का सिटीजनशिप छिन जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। आर्टिकल 10 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब 10 और 11 क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 10 और 11 जैसे कुछ है नहीं, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट 10 और 11 बताना ये भी ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है, किस केस में ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 10 जो है ना आपको बात करता है क्या था, आर्टिकल 10 बोल रहे थे कि अगर आप भारत के सिटीजन हो तो भारत के सिटीजन तब तक रहोगे जब तक भारत सरकार चाहेगी। जैसे ही भारत सरकार चाहेगी कि आपका सिटीजनशिप छीन लिया जाए तो भारत सरकार आपका सिटीजनशिप छीन लेगी, आपको कोई अधिकार नहीं रहेगा उसके बाद। ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से डिम्ड है। आपको रूल्स फॉलो करना होगा यहाँ के। अगर आप जैसे यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं करते हो और आपको देश हमारे सरकार को लगेगा कि आप यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ के सिटीजनशिप बनने के लायक नहीं हो, तो आपसे सिटीजनशिप छीना जा सकता है किसी भी हालत में। ये आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है, अब देखो 26 जनवरी 1950 तक की बात यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद कोई भारत का सिटीजनशिप बनना चाहेगा तो कहाँ से बनेगा, तो आर्टिकल 11 से बनेगा। आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो हमारा देश का संसद है वो समय समय पे रूल्स बनाकर लोगों को सिटीजनशिप दे सकता है। अब ये क्या पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे लोगों को सिटीजनशिप देना चाहता है। ये आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 5, 6, 7, 8 क्या लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 तक लोगों को सिटीजनशिप कैसे मिलेगा। 9 में क्या लिखा हुआ है, आप किसी भी हाल में 2 देशों का सिटीजनशिप नहीं ले सकते हो भारत का सिटीजनशिप में। 10 में क्या लिखा हुआ है, आपका जो आपको भी जो सिटीजनशिप आपको मिला है ये पूरी तरीके से भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रखेगा या छीनेगा आपका। आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 के बाद लोगों को सिटीजनशिप देना होगा तो सरकार कैसे देगी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो समय समय पर लोग क्या है ना कि हमारे भारत सरकार ने बहुत बार अमेंडमेंट किया सिटीजनशिप में। 1955 में पहला अमेंडमेंट हुआ था, 55 में एक पहला रूल आया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसी एक्ट के थ्रू आर्टिकल नंबर 11 के थ्रू ही पहला बार रूल्स बनाया गया कि लोगों को सिटीजनशिप कैसे दिया जाए। तो पहला रूल बना सिटीजनशिप अब एक्ट 1955। अब इसी को समय समय पे अमेंड किया गया। कितनी बार अमेंड किया गया भाई, तो बहुत ही बार अमेंड किया गया। 55 के बाद जैसे ही 2 साल बाद 1957 में पहली बार अमेंड हुआ। 57 के बाद ना थोड़ा सा टाइम लगा, 1985 में दूसरा बार अमेंड हुआ। फिर 85 के 1 साल बाद 86 में तीसरी बार हुआ। 86 के बाद 92 चौथी बार। 92 के बाद आपका 93 में 1 साल बाद ही हो गया था। 93 के बाद 10 साल बाद हुआ था 2003 में। 3 के बाद आपको 2005 में हुआ था। 5 के बाद फिर 2015 में हुआ और 15 के बाद लास्ट जो है ना 2019 में हुआ था, जिसको आप लोग बोलते हैं CAA 2019। आपने इसको पढ़ा होगा, है ना। ये हो गया बात, इतना ही ध्यान रखिए सिटीजनशिप के बारे में। अब देखो क्या है ना कि सिटीजनशिप अभी इतना तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं रिसेंटली एक पेपर देख रहा था, उसमें पूछा गया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कौन कौन से रिलीजन की बात की गई है।
कितने तरीके का रिलीजन की बात की गई है, तो उसमें ना 6 रिलीजन की बात की गई है। पहला तो हिंदू, बुद्धिस्ट के बाद जैन, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, इसके बारे में बात की गई 6 रिलीजन के बारे में। अब क्या बात किया गया है कि हमारा देश है, मान लो कि हमारा इंडिया है, इंडिया के नेबर में जितने सारे देश हैं, इन सब देशों में ये वहाँ के माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की गई है, वहाँ के माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की, वहाँ के मुस्लिम के बारे में बात की। क्योंकि अगर इंडिया के पहले से देखें पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जो में है पॉपुलेशन मुस्लिम्स जो है, वहाँ के माइनॉरिटीज़ नहीं है, इंडिया के लिए माइनॉरिटीज़ हैं, पर फॉर पाकिस्तान मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटीज़, तो उनको नहीं लिया गया। इसलिए वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, वहाँ पे बुद्धिस्ट रह रहे हैं, वहाँ पे जैन रह रहे हैं, वहाँ पे सिख रह रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं, पारसी, उनके लिए रूल्स बनाया गया कि अगर आप भारत की सामाजिकता लेना चाहते हो तो आपको क्या हो गया, अगर आप वहाँ के सिटीजनशिप ले, पहले क्या था ना कि अगर वहाँ से आप रहते हो भारत में, आपको अगर लेना है सिटीजनशिप तो 12 साल, 11 साल प्लस 1 साल, बट इसको अब कम कर दिया गया, इसको बोला गया 5 + 1 साल में आपको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। समझे, इन सभी रिलीजन वाले लोगों को 5 + 1 साल में सिटीजन, मुस्लिम्स को भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा, मुस्लिम्स के लिए रूल 11 + 1 वाला रहेगा, बट और सभी रिलीजन के लोगों के लिए 5 + 1 रहेगा। ये कन्फ्यूजन था बहुत सारे लोगों में रहता है कि उसमें बहुत सारे निगेटिव बातें ही फैलाई गई थी, तो मुस्लिम को नहीं रखने दिया जाएगा, मुस्लिम को सिटीजनशिप नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई दिया जा रहा है, बट किसको दिया जा रहा है, किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको दिया जा रहा है। तो ज़रूरत वहाँ के माइनॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के माइनॉरिटीज़ को वहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत ही परेशान कर रखा है। पाकिस्तान में हिंदुओं का हालत ऐसा है, उनको कभी भी मुसलमान बना देते हैं, कभी भी कन्वर्ट कर, उनकी बहन बेटियों के साथ पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत ही गलत होता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये रूल्स बनाया था। ये आपका हो गया सिटीजनशिप कंप्लीट। हमने कितना आर्टिकल तक देख लिया, 11 तक। 11 के बाद क्या है ना, पहला एक जो और देख लो, ये मैं अभी बता ही देता हूँ। जो 1 से लेकर 4 है इंडिया का पार्ट हो गया वो, ठीक है। 1 मिनट, कहाँ गया, 1 से लेकर 4 तक है ना, ये पार्ट फर्स्ट है ना, ये पार्ट फर्स्ट है। और जो हमारा 5 से लेके आपको ये 11 तक है, ये पार्ट 2 है। 1 मिनट रुकना, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 मैंने बता दिया आपको, और पार्ट 2 हो गया आपका ये 5 से लेके 11 तक। अब पार्ट 3 आते हैं। पार्ट 3 क्या है ना कि ये आपको फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है। फंडामेंटल राइट, अब फंडामेंटल राइट क्या है, मौलिक अधिकार इसको बोलते हैं हिंदी में, मौलिक अधिकार। अब ये ऐसा अधिकार है ना कि भारत सरकार आपको देगी ही देगी। अगर आप भारत के सिटीजन हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे मौलिक अधिकार भी है जो भारत के रेसिडेंट्स नहीं हैं उनके लिए भी है राइट, कुछ राइट्स ऐसे भी हैं, ठीक है। तो वही मैं बात करता हूँ इसमें कि बेसिकली आज हम इसी को करेंगे, इसको कवर करके ख़त्म कर देंगे इस लेक्चर को, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है ना कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार की जब बात करेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार है। इसमें से एक आर्टिकल को डिलीट किया गया, आर्टिकल नंबर 31, ठीक है, इसको छोड़कर, और ये सारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। अब इसमें क्या क्या तरीके का राइट होते हैं, पहले देखो सबसे पहले आर्टिकल 12 से 15 तक है ना कि इसमें मोस्टली राइट्स जो हैं वो फॉरेनर्स के लिए भी हैं और इंडियंस के लिए भी, पर इसमें कुछ ऐसे राइट्स जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलते हैं, अलग तरीके का पावर, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18 क्लॉज 2, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये जो रो है ना, मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 सारा है। उसके बाद उसी के अंदर में ये 2, 3, 4, 5, 6 राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलेगा। अगर कोई फॉरेनर्स है और ये बोलेगा इस राइट के थ्रू मुझे अधिकार दो, तो नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो अब क्या क्या है सारा, अब सबको पढ़ना पड़ेगा ना, 12 से लेकर 35 तक पढ़ना जरूरी है। अब देखो, अब हमारा जो क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट है ना, वो है 6 तरीके का, EFE
IRCC। चलो इसको ना थोड़ा सा अपने यहाँ आते होगा, मैंने एक फ़ोटो लगाया होगा कहीं पे, ये हाँ ये देखो आर्टिकल 12 से 35 में मैंने लगाया है। इंग्लिश कहाँ गया इसका, देखो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। अरे ऐसे दे दिया, छोड़ो मैं इसमें, हाँ इसमें तो है ही। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है EFERCC। E फॉर इक्वलिटी, E फॉर इक्वलिटी, F फॉर फ्रीडम, F फॉर फ्रीडम राइट टू फ्रीडम, E फॉर एक्सप्लॉयटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, R फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, C फॉर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, और C फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बात हुई, ठीक है। अब देखो राइट टू इक्वलिटी में क्या है, 14 से लेकर 18 तक की बात है। राइट टू इक्वलिटी की बात मतलब आपको समानता का अधिकार दिया जा रहा है। इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में क्या क्या आएगा कि आपको लॉ के सामने इक्वल ट्रीट किया जाएगा। आप एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है, एक का इनकम एनुअल इनकम 5 लाख है, एक का एनुअल इनकम 5 करोड़ है, एक का एनुअल इनकम 0 है, मतलब ये बेरोजगार है। आप तीनों को अगर तीनों लोग आप अगर कोर्ट में जाते हो तो एक लॉ के पीछे आप सभी इक्वल हो, आपको इक्वली रूप से ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इस अमीर लोगों के लिए अलग लॉ होगा और इस बेरोजगार के लिए अलग लॉ होगा, नहीं, सबके लिए इक्वल होगा। फिर आर्टिकल 15 में बात करें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होगी, आपको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसी बेस पे ना हम लोग देखते हैं कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन SC ST को डिस्क्रिमिनेट पहले किया जाएगा, उसको नहीं किया जाएगा। बट हाँ इसमें कुछ है ना कि इसमें एक चीज़ एक्सेप्शन दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन अगर हो और अगर उस डिस्क्रिमिनेशन बेस पर हम किसी को लाभार्थी दे रहे हैं, जैसे कि क्या है ना कि हम किसी फीमेल को, हमारे बिहार में 33% सीट रिजर्व किया गया है, तो फीमेल को 33% सीट रिजर्व दिया गया है, तो ये तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। बट इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। किसी SC ST को सीट रिजर्व किया गया है, तो SC ST को रिजर्व करके सीट दिया गया है, तो SC ST को पॉजिटिव रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब ये किस बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जिस बेसिस पे दिया जा रहा है वो है अगला आर्टिकल, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी। अब क्या है ना कि एक रेस है इसमें, है ना, यहाँ पे मैंने एक कुत्ता खड़ा किया, एक गधा खड़ा किया, एक घोड़ा खड़ा किया, ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने विकलांग बच्चा को खड़ा कर दिया, और यहाँ पे एक हेल्दी बच्चा को खड़ा कर दिया। तो अब दौड़ शुरू करवाएंगे तो घोड़ा और हेल्दी बच्चा पहले पहुँचेगा। अब ये रेस जो है ना फेयर नहीं रहा, क्योंकि हर एक कैटेगरी अलग अलग है और सबको एक ही रेस में दौड़ा दिए हम, तो गलत है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो हैंडीकैप्ड बच्चा है उसको थोड़ा सा आगे खड़ा कर देंगे हम, है ना, उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे हम, ये कर दिए। कोई हेल्दी है उसको हम वहीं से, कोई मान लो घोड़ा है थोड़ा तेज़ दौड़ता है वो, तो यहाँ पे रख देंगे उसको। इस तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव रूप में डिस्क्रिमिनेट किया गया है, पर किसके लिए किया गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटी इक्वली रूप से मिल सके। उसके बाद 17 में अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात की गई है। अब संविधान में क्या है ना कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया, पर सीधा ये बोला गया कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है। अब छुआछूत क्या होता है, पहले लोग आप देखते होंगे कि अगर जो पंडित अपर कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट के घर में खाना पानी कुछ नहीं करते, अगर लोअर कास्ट वहाँ से गुजर गया तो बहुत कुछ साफ सफाई हुए, ठीक है। अगर मंदिर में चला गया, लोअर कास्ट को जाने के अलावा नहीं, पर अगर चला गया तो मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता था। ये था कि पहले बहुत ही ज़्यादा अनटचेबिलिटी था, उसी को ख़त्म करने के लिए एंड ऑफ ये आर्टिकल 17 बनाया गया। आर्टिकल 18 में क्या था ना, अब इसको बताते हैं। आर्टिकल 18 में बहुत लोग पहले ना राजा लगाते थे, टाइटल्स लगाए थे कि हम राजा हैं, राजा धीराज, ये सब, मतलब किसी भी तरीके का टाइटल्स नहीं रहेगा। हाँ, इसमें एक्सेप्शन दिया गया कि एजुकेशनल टाइटल्स अलाउ होगा, जैसे कि कोई एजुकेशन करके डॉक्टर्स की डिग्री ले लिया तो उसने टाइटल लगाया डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर्स की डिग्री लगा ले ली उसको इंजीनियर। तो ये एक तरीके क्या है, पॉजिटिव थिंग्स है कि आपको प्रेरित किया जा रहा है कि आप पढ़ाई करो जिससे आपको टाइटल मिले। ऐसा नहीं कि आप पैसे कमा करके बहुत सारे ये कर लिए तो आप अपने पीछे राजा लगवा लिए, ठीक है। ये राइट टू इक्वलिटी हो गया 14 से। आपको आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि मैंने जो आपको ना पहले आर्टिकल 11 तक बताया, 12 13 स्किप हो गया, मैंने पे ध्यान नहीं रहा, बट अभी मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 12 में क्या है ना कि स्टेट को डिफाइन किया गया है। हमारा जो इंडियन स्टेट है उसका स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है,
ठीक है। और आर्टिकल 13 में क्या है कि लॉ को डिफाइन किया गया है। बस इतना याद रखिए कि स्टेट को डिफाइन किया गया 12 में और लॉ को डिफाइन किया गया 13 में। तो इसी में होता है आर्टिकल 13 में ही आप देखोगे रूल ऑफ लॉ की बात की गई है। अगर आप क्वेश्चन पूछा गया कि रूल ऑफ लॉ कहाँ कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 13 में है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे में क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है रूल ऑफ लॉ के बारे में, कौन से आर्टिकल में, सीधा पूछता है आर्टिकल 13 में रूल ऑफ लॉ। जैसे ही लॉ की बात हुई आर्टिकल 13 ध्यान रखिएगा। स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12। अब आते हैं यहाँ पे बैक्ट 14 से 18 हमने देख लिया, राइट टू इक्वलिटी देख लिया, ओके 14 से 18 में। अब आते हैं 19 से 22 में, ये हो गया इक्वलिटी। इक्वलिटी के बाद आपको फ्रीडम देने की बात की गई है कि आपको इक्वलिटी दे दिया गया, अब आपको फ्रीडम दिया जाएगा। फ्रीडम भी अलग अलग तरीके का, ऐसा फ्रीडम नहीं हुआ ना कि आप बिहार में रहते हो, सॉरी गलत मैं बोल रहा हूँ, आपका ये घर है, ये एरिया है आपका, ठीक है। अब फ्रीडम आपको देगा कि आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी घर बना सकते हो। आप पड़ोसी के घर पे गए, जाके सो गए, अब वो बोला ये मेरे घर में मत सो, तो बोला मेरे पास राइट टू फ्रीडम है ठीक है। तो ये गलत बात है, ये एक लिमिटेशन के थ्रू दिया गया है, ठीक है, एक पॉजिटिव रिस्ट्रेन किया गया है। अब देखो क्या है 19 से 22 में क्या क्या बात की गई। सबसे पहले पहला जो आर्टिकल 19 है उसमें बात की है 6 फ्रीडम्स की बात की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अब देखो क्या क्या है। राइट टू स्पीच की बात की, मतलब आपको फ्रीडम दिया गया है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, पर इसमें कुछ एक्सेप्शन देंगे। आप हेट स्पीच नहीं दे सकते हो, लोगों को भड़का नहीं सकते हो। आप लाउड स्पीकर लिए भड़काना शुरू कर दिए, तो भड़काने का काम आपको नहीं कर सकते, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद असेंबली करने की, आपको ना एकजुट होने की, एक जगह पे 10-15 लोग इकट्ठा होकर के कुछ डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक है। बट ये भी इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि आप इसके इकट्ठा होकर के देश विरोधी नारे लगा रहे हो, ये गलत बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, गलत बात है, ये नहीं कर सकते। एसोसिएशन की बात है, आप 10 लोग मिलकर के एसोसिएशन बना सकते हो, ठीक है, आप एक सोसाइटी बना सकते हो, तो ये हुआ आपका एसोसिएशन की। इसमें भी कुछ मिलेगा आपको कि आप इकट्ठा होकर के कुछ अलग तरीके का एसोसिएशन ही बना लिए हो, ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट मूवमेंट, फ्रीडम, आप मूवमेंट कर सकते हो, पर मूवमेंट करने में इसमें भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेगा। क्या रिस्ट्रिक्शन लगेगा कि आप देश के खिलाफ नहीं कुछ कर सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ देखना होगा। फिर रेसिडेंस का राइट है, आप हर जगह जाकर अपना घर बना सकते हो, पर इसके लिए भी कुछ लॉ है कि आप वहाँ की ज़मीन खरीदो। अब क्या है ना, कहीं पे ज़मीन खरीदना अलाउ नहीं है। मान लो किसी स्टेट है जैसे कि हिमाचल में, आप हिमाचल के बाहर के लोग जाकर के ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, तो आप बोलोगे अब बिहार के लोग जाके केस कर दिया, भाई मुझे हिमाचल में ज़मीन खरीदना है, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आप वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो नहीं खरीद सकते, कुछ लॉ है, रिटन लॉ है। उसके बाद प्रोफेशन, आप किसी भी तरीके का अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, आपको जो मर्जी बनना चाहो पढ़ाई करो, बनो, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनो, IAS बनना बनो, जो भी बनना बनो। बट हाँ, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप बॉम्बर बन गए जाकर के, ठीक है, तो वो नहीं बनना है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं आर्टिकल 19 हो गया, 19 में इतने सारे पढ़ लिए हमने। आर्टिकल 20 में क्या है ना कि प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस है। अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस हुआ है तो उसमें कुछ प्रोटेक्शन है, ठीक है। अब क्या है ना कि आर्टिकल 20, हाँ, क्या है ना कि आपको किस तरीके से समझाऊँ, किसी भी तरह का क्रिमिनल केस किया गया है, इसको नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इधर एक ब्लैंक पेज नहीं है यार, इधर कहीं भी नहीं ब्लैंक पेज, चलो यहाँ पे लिखते हैं। क्या है ना कि आर्टिकल 20 में क्या लिखा गया है ना, आर्टिकल 20 में एक है पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है ना, किसी भी तरीके का क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ, मानिए आपने कुछ ऐसा चीज़ किया जो आज क्राइम नहीं है, ठीक है, आज क्राइम नहीं है, आज क्राइम नहीं, पर आज से मानो कि परसों ही, आज 20 तारीख को एक पार्लियामेंट लॉ बनाता है और बोलता है कि जो हमने, जैसे मान लो कि हमने एक बुक खरीदा आज, ठीक है, आज हमने एक बुक खरीदा, मान लो कि हम कोई भी एक बुक खरीद लिए, बुक खरीद लिया, पढ़ लिया हमने उस बुक को। अब आज से 4 दिन बाद भारत सरकार पार्लियामेंट में लॉ लगाता है, लेके आता है और बोलता है कि जो भी ये बुक को खरीदा है, ठीक है, अगर आज के बाद से जो भी इस बुक को खरीदेगा वो इस बुक को खरीदना अलाउ नहीं, मतलब इस बुक को बैन कर दिया गया, ठीक है। 20 तारीख को भारत सरकार ने एक लॉ लाया और बोला कि ये जो बुक है, बुक ए है, इसके ऊपर बैन किया गया, तो अब इसको पढ़ना बैन हो गया। तो कोई बोलेगा कि सर
ये इसने ना 2 दिन पहले ये बुक खरीदा था, तो इसको जेल में डाल दो क्योंकि इसने गलत काम किया। ये बुक पढ़ना बैन था, इसने पढ़ लिया। तो यहाँ पे भारत सरकार बोलेगा कि नहीं, हमने रूल बनाया 20 तारीख को और इसने बुक खरीदा 16 तारीख को, 4 दिन पहले इसने बुक खरीद लिया था, तो ये क्राइम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ ना, कि क्रिमिनल लॉ कैन नॉट ट्रैवल बैक इन द पास्ट। कोई इसी भी तरह का क्रिमिनल लॉ है जो पास्ट में नहीं जा सकता। हाँ, कुछ लॉ हैं जो पास्ट में जा सकते हैं, बट क्रिमिनल लॉ मोस्ट बेसिकली पास्ट में नहीं जा सकता है। उसके बाद देखो, अब एक बोला गया दूसरा, पार्ट 2 में क्या बोला, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मान लो किसी भी आदमी ने ना एक बार क्राइम किया, ठीक है, अब उसको उसी क्राइम के लिए 2 बार जेल भेजा गया, पॉसिबल नहीं, दोबारा उसको क्राइम करना होगा, ठीक है। मान लो कि एक बंदा था, उसने किसी की चोरी किया, मान लो, ठीक है, चोरी किया, बैग चोरी किया, पकड़ा गया, जेल में गया, 2-3 सालों का सजा हुआ इसको, 3 साल सजा के बाद ये बाहर आ गया, ठीक है। अब फिर से ये बैग चोरी हुआ था, उस बंदे ने फिर से केस कर दिया इसको, इसने मेरे को बैग चोरी किया था 3 साल पहले, तो इस बंदे ने इसकी सज़ा भुगत ली है, दोबारा अब इसको सज़ा नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर इसने दोबारा से चोरी किया तो फिर से सज़ा मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद तीसरा क्या है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंप्लीटेड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिम। अब देखो क्या है ना, कि किसी इंसान ने किसी भी तरीके का क्राइम किया, ठीक है, तो वो खुद अपने लिए एक विटनेस नहीं हो सकता है, अपने आप को गवाह नहीं बना सकता। गवाह बनाने किसी और बोला नहीं सर मैंने चोरी नहीं किया, मैं गवाह हूँ यहाँ पे, या फिर ये खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने चोरी किया, मैं गवाह हूँ, इसका पॉसिबल नहीं है। इसको एक तीसरा आदमी लेके आना होगा जो कि बोले कि हाँ इसने चोरी किया है, हाँ इसने चोरी नहीं किया। तो ये आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल अब 21 की बात करें, 21 एक ऐसा है ना, आर्टिकल जो 21 है उसको हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। कहाँ है ब्लैंक पेज, हाँ, आर्टिकल 21 को बोलते हैं बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 21 को बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसमें क्या बोला जाता है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब क्या है, ये क्या है, इतना अंग्रेजी भारी भरकम अंग्रेजी क्या है, सीधा सीधा समझो, किसी भी तरीके की अगर मान लो आपको सोने का मन है, अभी स्लिप करना है, तो इसको बोलते हैं राइट टू स्लिप। ये एक फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, याद रखो, ठीक है। अगर आपको राइट टू प्राइवेसी चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आपको राइट टू प्ले, ये भी फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर। तो इसको बोलते हैं आर्टिकल 21 को बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर इसको बोलते हैं अम्ब्रेला लॉ। इसके अंदर सब कुछ आ गया, राइट टू एजुकेशन इसी के अंदर है, समझ रहे हो। और क्या बताऊँ मैं, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क भी इसमें आता है, राइट टू वर्क, याद रखो यार, ये सब पूछ देता है राइट टू वर्क कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21 में आएगा राइट टू वर्क। और बताता हूँ, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर। और इसके बाद राइट टू डेथ नहीं है भाई, राइट टू डेथ नहीं है। और सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस है, सुसाइड करना भी क्रिमिनल ऑफेंस, सुसाइड भी फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है। उसके बाद लिविंग विल भी एक मतलब क्या, आपने मरने से पहले आपने एक बिल लिख दिया कि मैं अपना सारा प्रॉपर्टी इसको दे रहा हूँ, यही फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर ही है। आर्टिकल 21 इसलिए बोलते हैं राइट टू डाई, एक चीज़ मैं गलत बोला, राइट टू डाई इज ए फंडामेंटल राइट, और ये आर्टिकल 21 में ही आता है राइट टू डाई, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन लगाया हो गया, ठीक है। और हाँ, राइट टू स्पीडी ट्रायल,
ये फंडामेंटल राइट है। और क्या है यार, बहुत कुछ है, कितना बताऊँ। डेथ वाले में पॉजिटिव होता है, 2 तरीके का डेथ होता है, ठीक है, वो छोड़ो, उतना मत याद रखो। 22 मैंने बता दिया, 21 में बताया ना, मैं 22 कहाँ बताऊँ, 21 बताऊँ, 22 में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 22 में क्या है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन क्रिमिनल केसेस, जैसे बोलते हैं प्रीवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या है ना कि आपको मान लो कि आप भारत सरकार को पता चला कि ये बंदा कुछ क्राइम करने वाला है, तो इसको आपको क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन के लिए आपको बंद कर सकता है, हाउस अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, आपको रोकने के लिए। फिर है एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, मतलब इसमें क्या है कि आफ्टर ऑफेंस, आपको किसी क्राइम हुआ उसके बाद आपको अरेस्ट किया जाएगा, पर ये प्रिवेंसिव मतलब आपको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया कि आप कुछ गलत कदम न उठा लो, जो आर्टिकल 22 में ही है। और अब देखिए आते हैं 22, हमने फ्रीडम वाला बात सारा कर लिया। फ्रीडम की बात होगी 19 से 22। 23-24 में क्या है, एक्सप्लॉयटेशन, लोगों को, इसको एक्सप्लॉयटेशन का हिंदी क्या होगा यार, किसी का मतलब शोषण करना। नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर वर्क, आर्टिकल 23 में। फोर्स लेबर मतलब किसी के साथ ना, हम जैसे पहले होता था ना, एक लोग था, मतलब गाँव में ऐसा चलता था कि हर बाहर रख लिया, 3 बार उसे काम करवा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करवा रहा है, तो ये एक आर्टिकल 23 में आता है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोगों का, तो ये प्रोहिबिट किया गया। चाइल्ड लेबर, 14 साल से कम बच्चों को किसी भी तरीके का काम नहीं करने देना है, ठीक है। और इन हजारस जॉब, किसी भी तरीके के फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए आपको 14 साल से ज़्यादा एज होना चाहिए, आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। 25 से 28 रिलीजन के बारे में बात की गई कि फ्रीडम ऑफ किसी भी तरीके का आप रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आर्टिकल 25 में। फिर आप रिलीजियस अफेयर को कहीं भी मैनेज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जो कोई स्कूल वगैरह है वहाँ पे रिलीजियस टैक्स की बात की गई है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किसी भी जगह पे मदरसा हो गया, आर्टिकल 28 मदरसा के थ्रू चलता है, सॉरी मदरसा आर्टिकल 28 के थ्रू चलता है, ठीक है। 28 की बात ये होगी। आर्टिकल 29 में क्या है ना, 29 और 30 जो है, इसमें कल्चरल एजुकेशन राइट की बात की गई। 29 में क्या है, किसी भी आपका जो लैंग्वेज है, आपका स्क्रिप्ट है, आपका कल्चर को हमारा भारत सरकार प्रोटेक्ट करेगा, तो उसको बचा के रखेगा। फिर 30 में बात की गई माइनॉरिटीज़ के बारे में, जो इसी बेस पे ना आर्टिकल CAA आया था 19 पे, कि जो भी हमारे देश के आसपास के माइनॉरिटीज़ हैं उसको भी हम अपने में शामिल कर रहे हैं। उसके बाद 30 हो गया। 31 प्रॉपर्टी पहले था फंडामेंटल राइट, अब इसको 300A में शिफ्ट कर गया है, क्योंकि फंडामेंटल एक चलो मैं आपको बताता हूँ, चलो इसके बाद बताऊँगा। 30 के बाद 31 हो गया, 31 चला गया, बाहर हो गया, डिलीट हो गया, 31 रहा नहीं फंडामेंटल राइट, 31 ब्लैंक है। 32 में क्या, जो ऊपर 12 से लेकर के 31 तक हमने जो भी किया उसको कोई तो बचाने वाला होगा, तो उसी के लिए आर्टिकल 32 लाया गया। आर्टिकल 32 में बोला गया कि आपको सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो इन फंडामेंटल राइट्स के मांग के लिए। अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं दिया जा रहा है तो आप यहाँ पे जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए और उनको बोलिए कि मेरे पास ये राइट है और मुझे ये राइट देना चाहिए, ठीक है। ये 32 में, और अब लॉ के थ्रू आपको राइट मिलेगा, ये हो गया 32 की बात, ठीक है। फंडामेंटल राइट यहाँ से कवर हो गया। और फंडामेंटल राइट के बारे में क्या बोलूँ अभी, और कुछ इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी इसको यहीं पे बंद करेंगे फंडामेंटल राइट को ही, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट, हाँ एक याद रखें कि फंडामेंटल राइट फोर्सिएबल है, आपको लेना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। पर आर्टिकल 32 के बाद जो राइट आर्टिकल्स आते हैं ना, उसमें 33, 34, 35 के बाद जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, DPS, सॉरी पहले DPS भी आता है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है, वो लॉ के थ्रू बाइंडेड नहीं है। बट ये लॉ के थ्रू अगर आपको ये वाला चीज़ नहीं मिल रहा है, आपको अधिकार ये नहीं मिल रहा है, और ये अधिकार इस 12 से लेकर के 32-35 के बीच में आ रहा है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट मूव करना चाहिए और वहाँ पे जाकर के आप बोलो कि मेरा फंडामेंटल राइट है और मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो एक इस वीडियो को ना 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से देखो आप, और समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या बताया है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर आप फंडामेंटल राइट कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आते हैं, बहुत सारा पॉलिटी का बेसिक समझ में आया होगा आपको, क्योंकि अभी मैंने ना आर्टिकल 1 से लेकर के 32 तक आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से।
और वीडियो मेरे अंदाज से कितने देर का हो गया, 40 मिनट का ही हुआ, तो ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं हुआ है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, देखिए और समझिए, ठीक है। और मैं कुछ फंडामेंटल राइट के बारे में बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट जो इनफोर्सिबल है मैंने बता ही दिया, और कोर्ट के द्वारा इनफोर्सिबल है, जस्टिसिएबल है, और क्या बताएं, हाँ एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जैसे आपने देखा होगा ना कि आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300, ये 300 है ना, ओरिजिनल एक्ट है, जो ओरिजिनल जब संविधान हमारा बना था 300 था, जिसमें ए लगाया गया है वो हमारा किसी भी संशोधन के थ्रू बनाया गया, मतलब आर्टिकल को अमेंड किया गया है तभी वो आया है। शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन में सारा सीरियल नंबर से हुआ था। मानो कि आर्टिकल बन रहा है, 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, 6 बना, 7 बना, ऐसे लग के 360 आर्टिकल्स बन गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, धीरे धीरे उससे अमेंडमेंट स्टार्ट हुआ। तो अब जैसे ही अमेंडमेंट में हम 4 में कुछ ऐड करना है तो कहाँ पे ऐड करेंगे भाई, 4 के बाद तो 5 आ गया, तो बीच में 4.5 तो डाल नहीं सकते, तो बोला कि चलो एक आर्टिकल बनाते हैं, 4A बना दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से तो नया आर्टिकल का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर जो भी ABCD लगा हुआ रहे तो वो एक तरीके का अमेंडमेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया, याद रखिए, कौन ये वाला याद पक्का ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए कौन कौन सा है, तो 15, 16, 18 क्लॉज 2, ये देखो संविधान संशोधन के थ्रू आया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 19, 29, 30, ये हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं जो 12 से लेके 35 के बीच आ रहे हैं वो फंडामेंटल राइट हैं, गॉट इट, ओरिजिनल फंडामेंटल राइट, इसमें सभी को मिलेगा। बस एक्सेप्शन ये है कि सिर्फ भारत के लोगों को इतना मिल रहा है, ठीक है। और ठीक है, इतना ही है। और अगले वीडियो में ना DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ करेंगे और पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा कुछ पॉलिटी में पढ़ना है, 4-5 चैप्टर। पॉलिटी में क्या है ना इम्पॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट, दूसरा DPSP, सॉरी हाँ DPSP, तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी, चौथा पार्लियामेंट का सेशन, 5वां बजट। ये 5 टॉपिक कर लो, BPSC का 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन बना के आओगे, मेरा गारंटी है। और अभी मैंने फंडामेंटल कंप्लीट कराया, 2 क्वेश्चन पक्का आना है BPSC एग्जाम में। इससे 40 मिनट का वीडियो है, इसको 1.5 की स्पीड में देखोगे, 25 से 30 मिनट में देख लोगे, फटाफट कंप्लीट। ओके डन, ओके चलो बहुत हो गया, फिर मिलते हैं कभी और, टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू।